लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं, तभी इस चैप्टर का नाम है द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले कंसेप्ट पे आते हैं, दैट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है इंडिया के मैप के अंदर। ठीक है, बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इन लेमैन्स लैंग्वेज यानी इन जनरल लैंग्वेज, डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। जो मैंने बोला, इंडिया का जो मैप है उसके अंदर ये सारी चीजें क्या हो गई, डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया के जो लॉज होते हैं वो कहां पे अप्लाई होते हैं, इंडियन स्टेट्स पे, सिटीज पे। इंडिया के बाहर तो अप्लाई नहीं होते। यू कैन नॉट फोर्स पाकिस्तान और श्रीलंका टू अप्लाई दोज लॉज। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान और श्रीलंका इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है। ठीक है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो गई, इंडिया के मैप के अंदर। ठीक है, हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। ये मैंने अभी आपको क्या बोलता, इन लेमैन्स लैंग्वेज यानी जनरल सेंस की हमने बात करी थी। बट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत सारी चीजें और ऐसी होती है जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें एक्सक्लूड करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है इंडिया के मैप के अंदर, यानी ऑल द थिंग्स दैट इज इन इंडिया। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि यूएस की एम्बेसी है इंडिया में, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। है वो इंडिया के अंदर, बट फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। ठीक है, तो वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें इंक्लूड करनी होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें एक्सक्लूड करनी होती है। तो फटाफट देख लेते हैं। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें और इंक्लूड करनी पड़ती है। क्यों? बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, फर्स्ट इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ऐसी शिप्स या फिर ऐसे एयरक्राफ्ट, जैसे हम बात करते हैं, चलते हैं 8-10 साल पीछे। ठीक है, जब विजय माल्या के बहुत सारे प्लेन्स चलते थे, किंगफिशर के बहुत सारे प्लेन्स चलते थे, तो वो जो प्लेन्स हैं, वो जो शिप्स हैं, वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होते हैं। यहां पे एक वर्ड ऐसा है जिसको मैंने हाईलाइट किया और अंडरलाइन भी किया, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंस। ये नॉर्मल रेसिडेंस के बारे में हम लोग बाद में और बात करेंगे। अभी के लिए खाली इतना समझ लो कि ऑल द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इंडिया के जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे, उनकी शिप्स, उनके एयरक्राफ्ट, ये भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे। ठीक है, सेकेंड, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशंस। हम बात करते हैं ऑयल, नेचुरल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा की, ये होते हैं जनरली इंटरनेशनल वाटर्स पे। जब हम बात करते हैं रिग्स की, रिग्स का मतलब होता है कंटेनर्स, वेसल्स, बहुत बड़े बड़े वेसल्स जिसमें हम लोग ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ों को रोक के रखते हैं, कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये भी जो चीज़ें होती है, लेट्स से इंडिया का कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, ठीक है, जो इंटरनेशनल वाटर में है, लेट्स से कि वो पैसिफिक ओशन में है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, इंडिया की। ठीक है, लेट्स से कि यूएस की कोई शिप है, कोई वेसल है जो ऑयल कंटेन कर रही है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, यूएस की। समझ में आया? क्यों इंडिया की होगी जो नेशनल वाटर में है वो? बिकॉज इट इज ओन्ड बाय इंडिया। अब उसको आप स्टेट के बीच में ऐसे गंगा ओशन में, तो गंगा रिवर में तो रख नहीं सकते, इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, वो उनको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना पड़ता है। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, ठीक है, साथ साथ में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब चीजें अगर इंडिया की कोई रेसिडेंट की है या फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट की है, बट इन इंटरनेशनल वाटर्स, ऐसे वाटर जो किसी के नहीं है, जैसे गंगा रिवर की बात करूं, वो इंडिया में आती है तो वो इंडियन रिवर है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की, ये सब चीजें किसी के डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। ठीक है, ये 2 कंट्रीज के बीच में है। तो अगर कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है या फिर कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल वाटर्स में है, तो वो भी किसकी होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की होगी। ठीक है, थर्ड होता है एम्बसीज, काउंसलेट्स और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। लेट्स से कि हम बात करते हैं कि हमारे यूएस के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और हम लोग आर्मी की एक छोटी सी ट्रूप तैयार करते हैं या फिर टुकड़ी तैयार करते हैं, जिनको हम यूएस भेजते हैं फॉर देयर मोर ट्रेनिंग। ठीक है, उनकी फर्दर ट्रेनिंग के लिए हम उनको यूएस भेजते हैं, और ये हर साल होता है।
तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि काम करते हैं, मिलिट्री का एक छोटा सा ऑफिस या फिर एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट हम यूएस में भी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो वो जो आर्मी के ट्रूप्स थे, वो जो सोल्जर्स थे, उनको हम भेज रहे हैं, यानी इंडियन गवर्नमेंट भेज रही है फॉर देयर ट्रेनिंग। तो ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट होगा यूएस में, वो भी किसकी टेरिटरी होगी? इंडिया की टेरिटरी होगी। समझ में आया? सो एनी एम्बेसी, एम्बेसी क्या होता है? इट्स अ फ्रेंडली ऑफिस, ठीक है। लेट्स से कि आप यूएस गए थे, ठीक है, और आप यूएस में खो जाते हो। अब आप यूएस में किसी को नहीं जानते हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें आप जाओगे। लेट्स से कि आप 12th के बाद में पढ़ने के लिए कनाडा चल जाते हो, और आप कनाडा में आप कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हो, या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको हो रही है। आप कहाँ जाओगे? यू डोंट नो एनीबडी, ठीक है। अगर रिलेटिव होगा तो आप रिलेटिव के पास में जाओगे, बट इन केस आप किसी को नहीं जानते हो, तो आप कहाँ जाओगे? यू विल गो टू इंडियन एम्बेसी। तो इंडियन एम्बेसी एक तरीके से वो फ्रेंडली ऑफिस होती है जो बाहर लोकेटेड इंडियंस को हेल्प करती है। वो भी किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? इंडियन टेरिटरी में आएगी। वैसे ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया के बाहर है, ठीक है, वो कहाँ पे काउंट होंगे? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। क्लियर है? तो बेसिकली अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े, ठीक है। 3 पॉइंट क्या थे? फर्स्ट हमने पढ़ा था शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जो इंटरनेशनल वाटर्स में है। थर्ड हमने क्या पढ़ा? एम्बेसीज, ठीक है। हमने पढ़ा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ऐसी कोई भी चीज़ है जो इंडियन है लेकिन वो कोई फॉरेन लैंड पे लोकेटेड है, ठीक है, लेट्स से यूएस में लोकेटेड है, लंदन में लोकेटेड है, कनाडा में लोकेटेड है, तो वो भी इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। सिंपल है। अब देख लेते हैं द थिंग्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड। डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, ये वो चीजें हैं जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करते हैं। ये इंडिया में है बट फिर भी हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इन्हें काउंट नहीं करेंगे। फर्स्ट इज एम्बेसीज, काउंसलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर इंडिया की एम्बेसी बाहर लोकेटेड है और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रही है, लेट्स से इंडियन एम्बेसी यूएस में लोकेटेड है और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट हो रही है, यानी वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर यूएस की कोई एम्बेसी इंडिया में है तो वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी, ठीक है। हमारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यूएस में था तो हम उसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट कर रहे थे। सिमिलरली अगर यूएस का कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो वो यूएस के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को या फिर यूएस की एम्बेसी को इंडिया अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेगा, वो किस में काउंट होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। सिंपल। नेक्स्ट, international agencies like UNO, WHO, etc. located within the geographical boundaries of a country. अगर इंडिया में लेट्स से WHO या फिर UNO की कोई ऑफिस है तो वो भी हम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल एजेंसीज। ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। Which of the following will be covered under the domestic territory of India? देखो जरा एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें ऐसी है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। एन इंडियन कंपनी इन जापान, मेरे को बताओ ये काउंट होगी कि नहीं होगी? एप्पल ऑफिस इन इंडिया, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटरनेशनल एजेंसीज, ये है एक इंटरनेशनल कंपनी। एप्पल ऑफिस इन इंडिया, ठीक है, एप्पल की जो कंपनी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट एप्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्पल कंपनी, ठीक है। कंपनी ओन्ड बाय अ चाइनीज इन इंडिया, ठीक है। ऑफिस ऑफ टाटा इन कैलिफोर्निया, इंडियन एम्बेसी इन जापान एंड रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ये 6 में से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन सी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ सेकेंड, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तब तक हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। देखो सबसे पहली चीज है एन इंडियन कंपनी इन जापान। ये चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था? जो चीज इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में है सिर्फ वो चीजें ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे कि बाहर लोकेटेड कोई एम्बेसी है, बाहर लोकेटेड कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, बट ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है नहीं है, ठीक है। ये कोई एम्बेसी है नहीं है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी नहीं होगी।
दूसरे पे आते हैं एप्पल ऑफिस इन इंडिया, ये हमारे फ्रंटियर में है, पॉलिटिकल फ्रंटियर में, हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है ना, काउंट होगी, डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि कोई भी फॉरेन कंपनी की एम्बेसी, फॉरेन कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हम नहीं काउंट करेंगे। बट एप्पल को हम बहुत अच्छे जानते हैं, फ़ोन बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, आईपैड्स बनाती है, एयरपॉड्स बनाती है, ठीक है। ना ही ये कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, ना ही ये कोई एम्बेसी है, तो इसको हम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करेंगे। थर्ड, कंपनी ओन्ड बाय अ चाइनीज इन इंडिया, सेम चीज़ है। देखो ये एक यूएस की कंपनी है, एक चाइनीज़ कंपनी है, तो अगर इसको काउंट कर रहे हैं तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। क्यों? इंडिया में है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है क्या? नहीं है। एम्बेसी है? नहीं है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। अगर एक फॉरेन कंपनी जो इंडिया में लोकेटेड है उसे हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट कर रहे हैं, तो अगर एक इंडियन कंपनी फॉरेन में लोकेटेड है तो उसे हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करेंगे। तो इससे आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ऑफिस ऑफ टाटा इन कैलिफोर्निया, ठीक है। टाटा की ऑफिस है, इंडियन कंपनी है, लेकिन वो कैलिफोर्निया में है, तो वो हमारी टेरिटरी में नहीं आई। सिंपल। इंडियन एम्बेसी इन जापान, मैंने आपको बताया था इंडिया की कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या फिर इंडियन एम्बेसी कोई भी कंट्री में लोकेटेड होगी वो इंडिया की टेरिटरी में आएगी। क्लियर? रशियन एम्बेसी इन इंडिया, मैंने बताया इंडियन एम्बेसी अगर जापान में लोकेटेड है और वो हम हमारी टेरिटरी में काउंट कर रहे हैं, मतलब जापान अपनी टेरिटरी में उसको काउंट नहीं कर सकता। सिमिलरली रशियन एम्बेसी किसके डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? रशिया के, यानी उसे हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। अब चलते हैं ऑन नॉर्मल रेसिडेंस।